नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ जाओ जल्दी से कमेंट में, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आ जाओ एक बार फटाफट से कमेंट में आ जाओ। लास्ट हम लोगों ने फॉल्ट की बात की थी यहाँ पे, वही मैं अब आपको बताने वाला हूं। टेंशनल फोर्स की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू ईच अदर। बल एक दूसरे के विपरीत लागू होता है। ठीक है, कैसे लागू होगा, ऐसे यूं अपोजिट डायरेक्शन में लागू होगा। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब दो प्लेट आपस में डाइवर्ज कर रही हो। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हट रहे हो। आगे बात समझ में। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट बनेगा इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश कहा जाता है। देखो ध्यान से, अब ये फोर्स इधर लगा और ये फोर्स इधर लगा तो यहां बीच में दरार बनेगी, बोलो हाँ या ना। जो बीच में यहां पे दरार बनेगी, इस दरार को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। सही है। दो नॉर्मल फॉल्ट के बीच का जो क्षेत्र होगा ये वाला, इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है की स्टोन या कुंजी शिला। इसे की स्टोन या कुंजी शिला कहा जाता है। जब फोर्स अप्लाई होगा और ज्यादा,
जब बल और लगेगा तो क्या होगा? कुंजी शिला मूव डाउन कर जाएगी। कुंजी शिला नीचे धंस जाती है, और जब कुंजी शिला नीचे धंस जाएगी तो ध्यान से सुनना, यहां स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ऊपर उठे हुए जो दोनों भाग हैं इनको कहा जाएगा ब्लॉक माउंटेन। और यहां पर ये वाला जो भाग है इसे कहा जाएगा रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहा जाता है। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। हाँ जी, आगे बढ़े। यहीं पर नोट करके लिखो। रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रमित भ्रंश। यहां ये कंडीशन बनेगी, दोनों तरफ से फोर्स ऐसे ही लागू होगा। ऑन द रॉक। चट्टान पर क्या होगा?
संपीडनात्मक बल लागू होगा। ठीक है, संपीडनात्मक बल लागू जब होगा तो इससे रिवर्स फॉल्ट बनेगा। इसी से बनेगा व्युत्क्रमित भ्रंश। इससे क्या बनेगा? व्युत्क्रमित भ्रंश बनेगा। और जो की स्टोन है, ये राइज अप हो जाएगी। कुंजी शिला जो ये ऊपर उठ जाती है। कुंजी शिला जब ऊपर उठ जाएगी तो लगभग ऐसा कुछ यूं स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? हॉस्ट कहा जाएगा। और इसके पास में जो दोनों क्षेत्र हैं, इनको क्या कहा जाएगा? ए और बी। इनको दोनों को कहा जाएगा ग्रे वन। और जो हॉस्ट है ना, ये भी एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन ही माना जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इसी में, एपेरोजेनेटिक फोर्स।
इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। ये बहुत स्लो लागू होते हैं। ये जो बल हैं धीरे धीरे लागू होते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है सबमर्जेंस, इसे कहा जाता है निमज्जन। सबमर्जेंस के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो एक बड़ा लैंड पोर्शन नीचे की तरफ धंस रहा होगा। क्रस्ट का एक बड़ा भाग जो है वो नीचे धंस जाता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, अरेबियन सी में सबमर्जेंस हुई, अरब सागर में निमज्जन हुआ। अरब सागर में निमज्जन होने से ही फिर क्या हुआ है, वेस्टर्न घाट बना है। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझ लो आप कि जैसे पहले यहां पर ये एक कोई लैंड पोर्शन है, यहां पे पूरा का पूरा ये लैंड पोर्शन है। यहां से इतना भाग जो वो टूटा, टूट करके ऐसे नीचे धस गया और ऊपर का ऐसे यूं खड़ा रह गया। यहां पानी भरा हुआ है। तो फिर अब इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा वेस्टर्न घाट। और इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अरेबियन सी। ठीक, तो पहला तो इसमें सबमर्जेंस हो गया। दूसरा होता है इसी में इमरजेंस, उमज्जन। उमज्जन के केस में क्या होता है, जो पार्ट ऑफ क्रस्ट होता है ना, ये राइज अप हो जाता है। क्रस्ट का भाग जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। और इसी प्रक्रिया से बने हुए हैं क्या, इसी प्रक्रिया से
आगे बढ़े, चलो सीधा अब आप लोग हेडिंग डालो, चैप्टर अर्थक्वेक। भूकंप क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन होगी, क्वेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक। पृथ्वी का हिलना कांपना भूकंप कहलाता है, ठीक है ना? पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप के समय क्या होती है? इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस एनर्जी का मेजरमेंट क्या कहलाता है? इसी का मेजरमेंट बोला जाता है इसका मैग्नीट्यूड। और ये किया जाता है किससे? तो आपका आंसर होगा मर्केली पैमाने से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मर्केली पैमाने के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि ये इलास्टिक एनर्जी है, ये वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, किसके रूप में चलती है? ये तरंग के रूप में चलती है, और इन्हीं तरंग को कहा जाता है फिर सेस्मिक वेव। इन्हीं तरंग को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन तरंग को? भूकंपीय तरंग कहा जाता है।
जब भूकंप आता है तो उस समय रेडॉन गैस इंक्रीज हो जाती है। तब रेडॉन गैस की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। अब ध्यान से सुनना, अर्थक्वेक का ह्यूमन पर क्या इंपैक्ट है। इस बात का मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रिचर स्केल से। किससे किया जाता है, रिचर पैमाने से। और अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किस पे किया जाता है, सिस्मोग्राफर किया जाता है। ठीक है, किस पर किया जाता है इसका रिकॉर्ड, सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। चलो, हेडिंग डालो अब आप, कॉजेस। कारण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है प्लेट विवर्तनिक घटना। ठीक है, ये दरअसल में प्लेटों का बाउंड्री वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, प्लेटों का सीमावर्ती भाग होता है। ओके, क्या होता है, ये प्लेटों का सीमावर्ती भाग होता है। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है,
कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब समझ में आ रहा है, जहां प्लेट आपस में टकरा रही हैं। जो अभिसरण सीमा होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री वाले पार्ट पे ध्यान से सुनना, अर्थक्वेक इंटेंसिटी हमेशा हाईएस्ट होगी। भूकंप की तीव्रता कैसी होगी, यहां पे अधिकतम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं कुछ रीजन के नाम लिख रहा हूं, जैसे हिमालयन रीजन, यहां पर भी भूकंप आया। रिंग ऑफ फायर आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ाए थे हम आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ। टर्की, म्यांमार, अंडमान निकोबार, इन सब जगह भूकंप आने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर दो प्लेट का कन्वर्जेंट होता है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट का। रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक प्लेट का कन्वर्जेंट जोन है ये। टर्की की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अरेबियन प्लेट टकराती है किससे? एनाटोलियन प्लेट से। अरेबियन प्लेट किससे टकराती है? एनाटोलियन प्लेट से टकराती है। म्यांमार में सुंडा प्लेट और बर्मी प्लेट, ये दोनों आपस में टकराती है। अंडमान निकोबार में इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में टकराती है। इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में टकराती है, इस वजह से भूकंप आते हैं यहां पे। अब आ जाती है नेक्स्ट, पैसिफिक प्लेट और जापान प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, और जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो बात है 11 मार्च 2011 की। 8.9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया यहां पर। जो अब तक की सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप है। 40,000 के आसपास लोग मारे गए थे यहां पर। ठीक। म्यांमार में अभी 2025 में भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता थी लगभग 7.7 मैग्नीट्यूड। ठीक। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो यहां भूकंप आया था 2004 में। टर्की में भूकंप आया 2023 में, 7.8 मैग्नीट्यूड का। नोट करो जल्दी से, फिर आपको सेस्मिक वेव के बारे में पढ़ाएंगे।
हाँ जी, हो गया। दूसरा कारण देखो भूकंप आने का, वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार। ध्यान से सुनना। ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होने के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई। ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के केस में होगा क्या? साउंड प्रोड्यूस होगा। ध्वनि उत्पन्न होगी। और जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। कंपन से अर्थक्वेक आएगा। अब याद रखना, जितना हैवी ब्लास्ट होगा ये, उतनी ज्यादा साउंड जनरेट होगा, उतना ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, उतना ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा। यानी किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और कैसे भूकंप आ सकता है, तो तब आपका आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज डैम। बड़े बांध का जब निर्माण होगा तो क्या किया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर किया जाता है। एक जो निश्चित क्षेत्र होगा उसमें क्या किया जाएगा? अत्यधिक जल का भंडार किया जाता है। और जब अत्यधिक जल का भंडार किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वाटर क्या करेगा?
वाटर अप्लाइड प्रेशर डाउनवर्ड। पानी जो है वो क्या करता है, नीचे की ओर बल लगाता है। पानी जब नीचे की ओर बल लगाता है तो यहां पर चांस बनते हैं किस चीज के, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक। यहां भूकंप की संभावना रहती है। और क्या हो सकता है भूकंप आने का कारण, एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉम्ब एंड मिसाइल। मिसाइल और बम परीक्षण, इससे भी भूकंप आने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। हाँ जी, हो गया यहां तक। सर एक क्वेश्चन था, फिसर इरप्शन क्या होता है। फिसर इरप्शन का मतलब होता है धीरे धीरे से मैग्मा का बाहर निकलना, इसी को दरारी उद्गार कहा जाता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।